हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक यूनिट फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे जिसकी वेटेज आपकी सेमेस्टर एग्जाम में 15 मार्क्स की है। मतलब इसी यूनिट से आपके सेमेस्टर एग्जाम में 15 नंबर की क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, किस अंदाज में पूछे जाएंगे तो फ्रिक्शन यूनिट से आपके सेमेस्टर एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से 3 से 4 पूछे जाने की चांस मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। हाँ, रही बात सब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 2 पैटर्न में, ठीक है ना। सबसे पहला एक होता है 4 मार्क्स वाले में, ठीक है ना। 4 मार्क्स कहने का मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। दूसरे पैटर्न बनते हैं 6 मार्क्स में, ठीक है ना, यानी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। हाँ, तो 4 नंबर में जो आपके पूछे जाने की जो चांस होती है वो थ्योरी की मैक्सिमम चांस होती है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से थ्योरी पूछा जाता है। कौन सी थ्योरी पूछे जाने की चांस मैक्सिमम होगी, जब लेक्चर कंटिन्यू होंगे तो उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 6 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है, ठीक है ना। कभी कभी किस्मत अच्छा रहा, जिन लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है तो उनके लिए और में थ्योरी रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो थ्योरी भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनको मैकेनिक्स में अच्छा खासा नंबर लाना है तो वो स्टूडेंट न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग को बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस करेंगे, है ना। हाँ, आज रही बात, ये तो इस यूनिट का इंट्रोडक्शन हुआ, किस अंदाज में क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे। आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक को अपन कवर करेगा, तो आज की क्लास में ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन कवर करेंगे, और दूसरी बात हम लोग जो कवर करेंगे डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन की डिफिनेशन क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यकीन मानिए जब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा ना तो पूरे फ्रिक्शन समझना आसान होगा। तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखेंगे, जितना मतलब शांतिपूर्वक देखेंगे, दिमाग को स्थिर करके, उतना फ्रिक्शन में काम आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, और यही एक यूनिट ऐसा है कि कम समय में ज़्यादा स्कोर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन समझने के पहले कुछ यहाँ पे स्लाइड लगाते हैं और इस स्लाइड के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड को देख पा रहे होंगे कि एक गेंद लुढ़कते लुढ़कते रुक जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि गेंद रुक जा रहा है, गेंद को रोकने वाला कौन है, आज उसे पता करने की कोशिश करेंगे। एक स्लाइड और देख रहे होंगे कि एक मौत के कुआं के दीवार पर एक बाइक है और एक कार है जो दोनों दीवार से चिपकते हुए क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो आखिर वो चिपकाने वाला कौन है, आज उसे पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अरे कभी कभी बचपन में क्या होता था ना, किसी को गिराना रहता था ना तो बोलते थे कि आंख बंद करके तुम दौड़ो तो, और उसके आगे केला के छिलका फेंक देते थे। जैसे ही पैर जाता था ना उस पर धड़ाम से गिरता था और सारे लोग उसको हंसने लगता था और उसकी बेइज्जती तय थी, ठीक है ना। तो आखिर वो गिराने वाला कौन है, आज उसे पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना बात समझने के बाद एक स्कूल की बात और याद आ जाती है कि बचपन की सरकारी स्कूल में क्या होता था ना कि एक लगा रहता था दरारा, जिसको बोलते थे हम लोग फिसलन पट्टी बोलते थे, अरे अंग्रेजी में उसी को स्लाइडर बोलते थे। क्या होता था कि इधर से सीढ़ी लगा हुआ रहता था और यहाँ पे चढ़ करके यहाँ पे आराम से फिसलते थे, तो बड़ी मज़ा आता था। तो कभी कभी क्या होता था ना कि दरारा सीमेंट का बना रहता था पहले हमने के सरकारी स्कूल में, तो ओकरा में कभी कभी वो जो रहता था ना, जो फरस जो किया हुआ रहता था ना, तो कभी कभी फूट जाता था। कभी कभी कितने लोग को मतलब कपड़ा ऐसे जगह कपड़ा फट जाता था ना जिससे उनकी इज्जत कवाड़ा हो जाती थी। तो आज वही पता करेंगे कि वो जो कपड़ा फट रहा है वो कौन फाड़ रहा है, किसकी वजह से फट रहा, आज उसे पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये तो खैर हुआ आपकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे एज ए सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल। आप बिहार में रोड की स्थिति तो जान ही रहे हैं, अब तो कुछ ठीक हुआ है। कहीं कहीं क्या होता है ना कि रोड बहुत बढ़िया और कहीं कहीं रोड बहुत घटिया है, ठीक है ना।
तो बढ़िया रोड पर आपकी बाइक की आपकी व्हीकल्स की क्या होती है कि बढ़िया स्पीड और बढ़िया माइलेज होती है, ठीक है ना। हाँ, और घटिया रोड में क्या होता है ना कि कभी कभी आपकी स्पीड की तो मतलब लिमिट, स्पीड के कोई लिमिट ही नहीं रहेगा, कितना स्लो क्या है। दूसरी बात, माइलेज भी कम देगा, माने पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके वजह क्या है, इसके बारे में भी पता करने की कोशिश करेंगे। और भी है कि बहुत बढ़िया रोड पर आपकी टायर कम घिसेगा और ख़राब रोड पर टायर ज़्यादा घिसेगा। इस सारी चीज़ की आज वजह पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल से आपको कुछ फिरिक्स मतलब समझ आ रहा होगा कि इसका कोई का ना कोई का एक ही मतलब होगा, एक ही वजह होगा कि जो सबको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल को अपन, यानी सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल को अपन क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं विथ द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ की मदद से, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, क्या है, ये कोई आपको सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आप एक ब्लॉक रख दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्लॉक नहीं समझ आता तो सीधा सीधा समझिए रिजिड बॉडी, ठीक है ना। हाँ, कोई खतरनाक वर्ड नहीं है, ठीक है ना। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक बोलिए या बॉडी बोलिए, ठीक है ना, ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना। इस 5 kg के ब्लॉक पर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इसको आगे धकेलना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, आगे धकेलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी धकेलना चाह रहे हैं तो आपको फोर्स लगाना होगा, यानी आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यानी अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। हाँ, और आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं और यहाँ पे 5 kg मास का है, फिर भी बॉडी आगे मूव नहीं कर रहा। आपने फोर्स लगाया, उसके बाद भी बॉडी आगे मूव नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। एफ बराबर क्या जानते हैं, एम ए, तो ए बराबर क्या जानेंगे, एफ बट्टा एम। अच्छा, एक बात कीजिए कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एफ कितना है, 5 न्यूटन। अच्छा, एम कितना है, मास कितना है उस बॉडी पर, 5 kg का मास है। तो एक्सलेरेशन तो होना चाहिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेरेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन 1 न्यूटन, ये जीरो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ मैग्नीट्यूड हो रहा है जो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ से इस बॉडी पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई ज़रूर ऐसा होगा कि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को कैंसिल कर जा रहा है, खा जा रहा है, कैंसिल कर जा रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है ना। तो वही किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो जिधर मोशन कराना चाह रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है ना। इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से भी कोई उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जो इस फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, और कैंसिल करेगा तब एफ नेट की वैल्यू हो जाएगा, 5 इस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5, यानी 5 5 10, यानी 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तब यहाँ से लिखेंगे ए बराबर एफ बट्टा एम, और एफ की वैल्यू 0 और मास की वैल्यू 5 kg, यानी यहाँ से 0 एक्सेलरेशन होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगा, यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगा, तब जा करके ये बात सही होगा, ठीक है ना। फिर से इस चीज़ को समझिए
कि यहाँ पे जो 5 न्यूटन का आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मन की आंखों से दिखाई पड़ेगा। कब? जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तब हमको पता चला। ठीक है ना? हाँ, तो वो कौन है, वो कौन है जो छुपा हुआ है और दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो कहाँ पे लग रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यही वाला चीज़ को हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू करके देखते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा यही वाला डायग्राम को हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू। जैसे ही माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखेगा भाई, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा बड़ा दिखेगा। तो इस सरफेस के क्या देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है ना वो इतना चिकन नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखें तो देख रहे हैं कि इस तरह से रिजम कटे हुए, इस तरह से रिजम बने हुए। ठीक है ना? हाँ, इस तरह का सरफेस है। ठीक है ना? हाँ, ये वाला सरफेस है। माइक्रोस्कोपिक व्यू जब देखें तो आपकी सरफेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लॉक का भी सरफेस पूरा चिकन नहीं है, पूरा स्मूथ नहीं है, उसका भी सरफेस कुछ ऐसा है, ऐसा इसके ऊपर इस तरह से टंगा हुआ है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से टंगा हुआ है। ठीक है ना? इस तरह से पूरा चिकन नहीं है, ये आपकी ब्लॉक है। क्या है वो? ब्लॉक है। ब्लॉक को जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखे तो ऐसा दिखा, और ये हो गया आपकी सरफेस की माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है ना? हाँ, देख क्या रहे हैं, आपने फोर्स तो यहाँ से लगा ही रहे हो, आपने फोर्स क्या लगा रहे हो, यहाँ से तो लगा ही रहे हो इस पर 5 न्यूटन का। जैसे ही इसको 5 न्यूटन का जब उधर फोर्स लगा रहे हैं ना, 5 न्यूटन का जब इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो रिजम है ये दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर दे रहा है। क्या कर रहा है वो? इंटरलॉक कर रहा है। ये इंटरलॉक किसके किसके बीच कर रहा था? मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इंटरलॉक। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे इस इंटरलॉक के वजह से आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आगे नहीं जाने दे रहा है, यहाँ पे ये रोक रहा है। ठीक है ना? ये वाला जो है ना उठा हुआ भाग, यही आपको रोक रहा है, और यही रोक रहा है। तो ये मोशन आप चाह रहे हैं मोशन कराना, लेकिन ये रोक के रख ले है। क्या करके रख ले है? रोक रख ले। आप इधर फोर्स लगा रहे थे, रोक रहा है, तो ये उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब इसके अपोजिट में ये जो रोक रहा है, यही रोकने वाला फोर्स, ये जो रोक रहा है, क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो यही रोकने वाला जो फोर्स होगा, इसी रोकने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं वो फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? वो फ्रिक्शन। अब बताइए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो बड़े आराम से समझिए कि यहाँ पे ये रोक रहा है, रोक किसकी वजह से रहा है? तो ये जो मॉलिक्यूलर जो है वो इरेगुलरिटी बोलो या बोलो कि मतलब रिजम्स बोलो, इसको बोलते हैं, ये जो कटा होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिजम, मॉलिक्यूलर रिजम। ठीक है ना? हाँ, ये मॉलिक्यूलर रिजम के वजह से यहाँ पे फंस जा रहा है, और इसको मोशन जब आगे धक्का दे रहे हैं तो ये इसको रोक रहा है। तो यही रोकने वालों को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे वो? फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन को अभी हम एकदम पूरा बहुत बड़ा करके देखे हैं। ठीक है ना? हाँ, अगर यहाँ से अगर कुछ बात समझ आ रहा होगा तो फ्रिक्शन हमेशा दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, फ्रिक्शन always act in contact सरफेस। ठीक है ना? कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच लगता है। ठीक है ना? हाँ, एक बात और बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोकने की कोशिश करता है, यानी फ्रिक्शन always try to stop to relative motion,
एक बात है रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है ना कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन का कंसीडर करना, ठीक है ना। जैसे दो आदमी दौड़ रहा है तो हम ओकरा से कितना ज़्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव, यानी मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। या ये बोल सकते हो कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव का मतलब बता रहे हैं वो, कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू, या विथ रिस्पेक्ट टू पूरा लिख देते हैं, रिस्पेक्ट टू अदर, यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, वो रिलेटिव कहलाता है, ठीक है ना। अगर मोशन है तो मोशन के साथ कंपैरिजन करो, जो चीज़ है उसके साथ कंपैरिजन करो, ठीक है ना। हाँ, तो ये इतना बात आया। एक बात और समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है बाबू, कांटेक्ट सरफेस के बीच लगता है। दूसरी बात कि फ्रिक्शन जो कभी किसी को मोशन नहीं करा सकता है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बाबू, रोकने की कोशिश करता है। क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। और फ्रिक्शन किधर लगता है, तो हमेशा जिधर आप मोशन कराना चाह रहे हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ से लिखेंगे फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन लिखिए, रिलेटिव मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव मोशन के इंटेंशन में कोई ज़रूरी है कि यहाँ पे मोशन हो ही जाए, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, मोशन नहीं ना हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। किसके डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फोर्स के नहीं, मोशन की इंटेंशन, हमको मोशन कराने की चाहत है इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट अपन कंसीडर किया, जो 3 पॉइंट ये मैकेनिज्म से आपको समझ आया होगा। यही है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या वो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें कुछ और थोड़ा सा भी कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी और थोड़ा सा इरेज करके पहुँच के बाद अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ये कोई क्या है, वो ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाना चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोल रहे हैं वो, अप्लाइड फोर्स, यानी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से जो फोर्स लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। हाँ, अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स लगाने का मेन मकसद क्या है कि इस बॉडी को यहाँ से मूव कराना। बॉडी रेस्ट में है लेकिन हमारा फोर्स लगाने का मतलब ये है कि बॉडी को मूव कराना, ठीक है ना। हाँ, यही हमारा क्या है, इंटेंशन है, मकसद है, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे टाइम अगर लिख दें और यहाँ पे एफ अप्लाइड लिख दें और यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दें, ठीक है ना। हाँ, तो अगर बात थोड़ा सा सोचना चालू कीजिए आप लोग कि अगर t = 0 यानी स्टार्टिंग में तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया होगा, यानी स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, वो 0 होगा। अब बताइए कि जब स्टार्टिंग में आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो क्या आपकी फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो जवाब आना चाहिए कि सर नहीं। स्टार्टिंग में कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शन जनरेट कैसे होगा, इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यानी स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में है और कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपने टाइम t = 5 सेकेंड पर आपने क्या किया कि एफ अप्लाई
अप्लाइड जो कर दिया, यानी अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स आपने लगा दिया 5 न्यूटन। अब बताओ कि जैसे ही 5 सेकेंड में 5वां सेकेंड में आपने जो इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद भी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। जब बॉडी फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में होगा, इसका मतलब जितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाइएगा उतना ही आप पर क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। अब t = 10 सेकेंड की बात करो, 10वां सेकेंड पर, तो आपने फोर्स की वैल्यू यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा करके 10 न्यूटन कर दिया। 10 न्यूटन करने के बाद भी क्या देख रहे हैं? बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी मूव नहीं किया। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में है और आपने फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो आपने जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा। यानी इस कंडीशन में भी आपकी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा। तो सर ये कब तक बढ़ाते जाएंगे और कब तक बॉडी रेस्टे में रहेगा? तो सर इसकी कोई औकात होगी ना, कि मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। तो देख लेते हैं कि t = 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पर आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई फोर्स 15 न्यूटन कर दिया, फिर भी बॉडी रेस्ट में ही है। इसका मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा बउआ 15 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना? हाँ। तो सर कब तक फोर्स बढ़ाते जाएंगे? सर इसका कुछ न कुछ ऐसा होगा ना लिमिट, कि इतना के बाद अब नहीं रोकेगा। जैसे कोई आदमी इंसान होता है ना, उसको कान नहीं ठो, ठीक है ना, थोड़ा धीरे कान नहीं ठो तो थोड़ा नहीं रोएगा। जिसे लगाव होता है, कोई बच्चा के बीच आपके लगाव हो जाता है, तो उसको थोड़ा कान नहीं ठीक है तो बर्दाश्त कर रहेगा, थोड़ा और कान नहीं ठीक है तो थोड़ा और बर्दाश्त करेगा, थोड़ा और कान नहीं ठीक है थोड़ा और बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसकी सहने की एक औकात होगी ना, मैक्सिमम लिमिट को पार करेगा ना, अब कस के देते एक बार चिल्ला जाएगा कि नहीं चिल्ला जाएगा। तो वही बात है कि आखिर कब तक कितना कितना फोर्स अप्लाइड करते जाएंगे तो हमको ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि बॉडी मोशन में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पे इसकी हर एक फ्रिक्शन की क्या होती है? औकात होती है, हर एक सरफेस की औकात होती है। ठीक है ना? हाँ। तो t = जैसे ही आपने क्या किया, t = अपने 15.5 सेकेंड पर, आपने t = 15.5 सेकेंड पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स थोड़ा सा जैसे ही बढ़ा दिया, 15.5 न्यूटन जैसे ही बढ़ाया, जैसे ही 15 से तनी सा ज़्यादा फोर्स किया, अब ये बॉडी जा कर के रेस्ट में नहीं, अब ये बॉडी जा कर के किस में हो गया बाबू? मोशन में हो गया। यानी अब बॉडी ये रेस्ट में नहीं रहा। यानी यहाँ तक बॉडी किस में था? यहाँ तक बॉडी किस में था बाबू? रेस्ट में था। काची में था? रेस्ट में था। यहाँ तक बॉडी किस में था? रेस्ट में था। ठीक है ना? जैसे ही t = 15 सेकेंड से आगे बढ़े, यानी 15 सेकेंड से आगे बढ़े, यानी आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, 15 न्यूटन से तनी सा आगे बढ़ाया, तो आपकी बॉडी काची में हो गया? मोशन में आ गया। बॉडी किस में? एफ अप्लाइड आपने कितना कर दिया? 15.5 न्यूटन कर दिया, तब ये बॉडी किस में आ गया? मोशन में आ गया। काची में आ गया भाव? मोशन में आ गया। जैसे ही ये बॉडी मोशन में आ गया, तब बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे टाइम, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। ठीक है ना? हाँ। देखिए थोड़ा सा, t = 15.5 न्यूटन में आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो किया 15.5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा? देखिए, तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना। फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ को ज़बरदस्ती चलाना। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती
चलाना, ठीक है ना। यानी इसका मतलब होता है रोकना यानी स्टॉप करना, और इसका मतलब होता है मोशन कराना। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, पूरे फ्रिक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, और अप्लाइड फोर्स कहने का मतलब उसको ज़बरदस्ती चलाना, ठीक है ना। एक ही बात याद रखिए, फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, और अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती चलाना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए कि अप्लाइड फोर्स जैसे ही उसको ज़्यादा किए, अप्लाइड फोर्स जैसे ही 15 न्यूटन से तनी सा ज़्यादा किए, यानी 15.5 न्यूटन किए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगी, इस बात को समझना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतना तक रोक रहा था ना, इतना तक रोक रहा था, यानी मोशन नहीं कर रहा था, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी 15 न्यूटन ही रहेगा। आप चाहे t = 20 सेकेंड पर भी चले जाओ, तो आपकी एफ अप्लाइड की अगर वैल्यू आपने 20 न्यूटन भी बढ़ा देगा, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन ही रहेगा। t = अगर 25 सेकेंड पर अगर देखिए, अगर एफ अप्लाइड की वैल्यू अगर 25 न्यूटन भी कर देंगे ना, तो अभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन ही रहेगा। अगर t = 30 सेकेंड पर अगर बात किया जाए, अगर एफ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर 30 न्यूटन कर देंगे ना, तो अभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी किस में है, मोशन में है, और यहाँ पे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में अगर कोई बॉडी रहेगा, अगर वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है, तो वहाँ पे उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे भाव, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन का एक्सपीरियंस हो रहा है, तब उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, अब क्या देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रहा है। कब, जब बॉडी रेस्ट में था तब। लेकिन जब बॉडी मोशन में आ गया, तब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। देखिए, बड़े आराम से इसको एनालिसिस कीजिए कि जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब, जब बॉडी रेस्ट में था तब। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेचर होता है, वो नेचर होता है, वो होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल किस बात पर डिपेंड करता है, तो वो अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड पर, और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। इस चीज़ को आप अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड पर, ठीक है ना। अभी इतना समझिए, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात समझिए कि एक ऐसा समय था कि फ्रिक्शन की सहने की मैक्सिमम औकात हो रही थी, एकरा से ज़्यादा अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब फोर्स लगाइएगा तब चल पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखिए यही तो मैक्सिमम है। इसके बाद तो क्या हो गया, ये मोशन में आ गया ना, इसके बाद क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया। यानी स्टैटिक यहाँ तक है, यहाँ तक बॉडी किस में है, रेस्ट में है। जैसे ही यहाँ के बाद गए, बॉडी किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है वेरिएबल, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, तो यही है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही बोलते हैं प्यार से लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाव, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं औकात। क्या बोलते हैं, औकात। क्या बोलते हैं भाव, औकात। यानी औकात
इसका इतना ही औकात है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकता है, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है औकात, यानी कितना रोक सकता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। तो नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक अप्लाइड फोर्स पर और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन पर, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे इतना से ज़्यादा तो रोक नहीं सकता है। अब बताइए, अगर इतना से ज़्यादा रोक नहीं सकता है तो आपने फोर्स के वैल्यू तो बढ़ा रहा है, तो 15 न्यूटन रोकेगा, बाद बाकी की वजह से मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। हाँ, तो 15 न्यूटन तक तो रोकेगा, बाद बाकी अगर 20 न्यूटन लगाए तो 5 न्यूटन के वजह से एक्सेलरेशन होगा। इस बात को आप समझिए कि 15 न्यूटन तो यहाँ से रोकेगा, तो बताइए कि ये 15 न्यूटन तक रोकेगा, तो बोले किधर रोकेगा। सबसे बड़ी बात है कि फ्रिक्शन जो है वो किधर रोकेगा, तो आपने जिधर मोशन कराना चाह रहे हैं उसके अपोजिट में रोकेगा। आपने मोशन किधर कराना चाह रहे हैं, तो जवाब आना चाहिए कि सर हमने मोशन इधर कराना चाह रहे हैं, ये हो गई मोशन की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सर फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। तो सर यही नीचे काहे लगा, तो हम एक बात बताए हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन कॉन्टैक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो यही कॉन्टैक्ट सरफेस के पास लगेगा। इस बात को भी आप समझोगे। अच्छा बताइए कि यहाँ पे मोशन किधर कराने की कोशिश कर रहे हैं, इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस के पास ही लगेगा। ये हो गया अप्लाइड फोर्स की वजह से मोशन, और ये हो गया फ्रिक्शन। ये हो गया अप्लाइड फोर्स की वजह से मोशन, और ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नोट पॉइंट में यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ पे भी कि ये जो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन मोशन में आ गया, काची में आ गया, और मोशन में फ्रिक्शन आने की वजह से इसको बोलेंगे डायनेमिक। क्या बोलेंगे, डायनेमिक। और डायनेमिक ना बोल करके ज़्यादा अच्छा से बोलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के तो कंसीडर करते ही करते हैं, साथ ही साथ मोशन के तो कंसीडर करते ही करते हैं, साथ ही साथ कॉज ऑफ मोशन के भी कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाव, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि सर डायनेमिक क्यों नहीं बोले, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोले, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए बोले क्योंकि मोशन के तो स्टडी करते ही है, साथ ही साथ कॉज ऑफ मोशन के भी स्टडी यहाँ पे करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और देखिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है, तो देखिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन है कांस्टेंट, यानी ये वाला फ्रिक्शन होता है कांस्टेंट, दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, यानी ये होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, एक बात यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं वेरिएबल, डायनेमिक फ्रिक्शन होते हैं कांस्टेंट। वैरी कैसे करता है, तो अप्लाइड फोर्स से और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगा। कब तक, जब तक उसकी औकात ना आ जाए, उसकी लिमिटिंग वैल्यू ना आ जाए, ठीक है ना। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही पहुंच गया, अब एक रात से ज़्यादा रोक नहीं सकता है। अगर और ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो बॉडी चल पड़ेगा, बॉडी चल पड़ेगा मतलब बॉडी मोशन में हो गया। अब मोशन में भी हो गया तो उसकी औकात है 15 न्यूटन रोके के, तो 15 न्यूटन तक तो रोकवे करेगा, और रोके वाला को बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे वो, फ्रिक्शन। इसका मतलब आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन से ज़्यादा कभी नहीं होगा। यानी एक बात यहाँ से नोट पॉइंट पर हम लिखने की कोशिश अगर करने की कोशिश करें, तो यहाँ से ये बोलेंगे
कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज never be greater than limiting friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कभी भी कोई फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता, यानी इसीलिए इसको तो बोलते हैं बाबू औकात। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही क्या बोलते हैं, वो औकात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औकात बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये कहता है, बहुत लोग यहाँ पे जानते हैं क्या कहता है कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता नहीं, अभी उसको हम गलती करते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, आपने एक डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा डायग्राम यहाँ बनाते हैं। एक ये वाला है डायग्राम, बड़ा आराम से समझिए, और एक डायग्राम ये है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों डायग्राम को बड़े ढंग से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हाँ, अब क्या होता है कि आपने इधर से तो फोर्स लगाया, F न्यूटन का फोर्स लगाया, F इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना। और बॉडी जो है, बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाया, F इक्वल टू 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट में है। अब बताइए कि यहाँ पे फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन बताइए इधर होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पे होगा आपके अनुसार, तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे कैसे सोचिएगा, यहाँ पे जैसे ही फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बोलिएगा तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगता है, तो ये तो गलत हो गया ना। इसीलिए बोला ये जाता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज देखिए यहाँ पे लिखल है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। यही बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन में नहीं रहेगा तब इंटेंशन ऑफ मोशन कराने की दिशा में, ठीक है ना। यहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन हम मोशन कराने की चाहत उधर है, तो उसके अपोजिट में, तो रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, और इंटेंशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। और इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के बाद कभी भी गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा इधर कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ये बॉडी का मोशन कराने की इंटेंशन इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये आपकी सही हुआ, ठीक है ना। देखिए ऊपर नहीं लगेगा, एकदम जस्ट ऐसे ही लगेगा, ये हम समझने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर दिखा रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना। जस्ट इसी कॉन्टैक्ट सरफेस के इसके अपोजिट में लगेगा, यही होगा आपको फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात यहाँ पे समझ आया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कभी भी कोई फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपकी मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट या मोशन की इंटेंशन की डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है, ना कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए ये भी पॉइंट थोड़ा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, वीडियो तो लंबा ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को इरेज करते हैं, थोड़ा उधर वाला कॉपी कर लीजिएगा। एक बात आप समझ आ गया, फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगता है। चलिए बात क्लियर है। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। और बाद बाकी ये वाला पॉइंट लास्ट में लिखल है कि फ्रिक्शन
हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तब मोशन के इंटेंशन के अपोजिट में लगता है। ठीक है ना, इस बात को आप समझ लीजिए। एक बात और यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो बाओ कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तब हम लोग क्या क्या फाइनल कंक्लूजन कर रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू हो रहा है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू आ रहा है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू आ रहा है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि इन रेस्ट कंडीशन, ऐसा बोल सकते हैं, इन बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट देन वैल्यू ऑफ बॉडी इन रेस्ट देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन is equal to applied force। ठीक है ना, जैसे कि F applied is equal to FR यानी फ्रिक्शन। ठीक है ना, अरे फ्रिक्शन भी एक क्या है बाबू, फ्रिक्शन भी एक क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। न्यूटन ना समझ में आए तो टन होगा। ठीक है ना, हाँ, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करिएगा। ठीक है ना, देखिए तो अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर एफ अप्लाइड 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन ही लग रहा है। अगर यहाँ पे एफ अप्लाइड अगर 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। अगर एफ अप्लाइड अगर 15 न्यूटन का लगा रहे हैं, अगर एफ अप्लाइड 15 न्यूटन का लगा रहे हैं तो आपकी फ्रिक्शन भी क्या होगा, 15 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है ना, तो यही बात बोला गया है कि अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है ना, हाँ, कब तक बराबर। अब यहाँ पे अब बताइए कि यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे दिखाई तो पड़ रहा है ना, हाँ। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तब उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बताइए वही औकात है, यानी अब बताइए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। बताइए आप लोग, थोड़ा सोचिए तो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि सर स्टैटिक होगा। काहे कि स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। किसका मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक का। इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद काइनेटिक होगा। यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, हाँ। तो ये वाला बात को थोड़ा और ऊपर लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ। तो ये वाला बात को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है ना, इतना को कॉपी कर लीजिएगा। कहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिखाई पड़ रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction।
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक और बाद क्या हो रहा है, एक और बाद सर मोशन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन is known as kinetic friction, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को ही बोलो डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ तो हम लोग देखें स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तब बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद देखें लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग औकात से बाहर होगा तो बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ एक बात और थोड़ा समझ लेनी है, हम यहाँ पे थोड़ा इरेज करते। देखिए आज के क्लास में कोई ऐसा फेयर नहीं बनेगा खतरनाक, आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। ठीक है ना, उसके बाद बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसको एकदम पेशेंसली देख लेना है। ठीक है ना। हाँ एकदम बर्दाश्त करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल जाएगा आपके पास। ठीक है। हाँ कोई अकबकाना नहीं है, आप लोग आराम आराम से इसको कॉपी कीजिए। ठीक है। हाँ चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इधर इरेज करके ये वाला बात को इरेज करते हैं, ये सबको कॉपी कर लीजिए। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर बॉडी मोशन में है तब हमको क्या होगा, ये वाला कॉपी कर लीजिए। और एक पॉइंट और लिखाते हैं यहाँ पे कि इफ बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। क्या देख रहे हैं, अगर बॉडी मोशन में आ गया तब फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, तो ये सारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो रहा है कि नहीं। हाँ तो यही बात एक समझ लीजिए कि अगर बॉडी मोशन में आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, यानी इन मोशन, यानी यहाँ से बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बूस्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए, ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा। ठीक है ना। हाँ यही देखें कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। हाँ कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन की ओर। ठीक है। हाँ definition of friction when the body moves or try to moves over another body, a force opposed to the relative motion between contact surfaces। ठीक है ना। then these opposing force is known as friction force। then this is known as friction, और फ्रिक्शन को ही बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तीनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है ना। हाँ देखिए अभी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आएगा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है ना। हाँ सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ये कोई आपका क्या है बउआ, सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर आपने क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, ये आपकी फोर्स है। अब फोर्स की मोशन कराना चाह रहे हैं इधर, आपकी फोर्स के कराना चाह रहे हैं इधर मोशन, तो आपकी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बउआ, तो सर फ्रिक्शन यहाँ हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगता है, और किसके अपोजिट में, तो मोशन या इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट में, तो ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ बात आती है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देखिए तो एक सरफेस, रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया इस बॉडी वाला सरफेस, देखिए इस बॉडी वाला सरफेस ये ब्लैक कलर से है, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन दिखाते हैं कि ये जो नीचे वाला सरफेस को ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो देखिए तो ये ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला देखिए, ये वाला के रिस्पेक्ट में ये मोशन करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हुआ कि नहीं, तो यही रिलेटिव मोशन को होने से अपोज करता है, कौन करता है, तो फ्रिक्शन। तो ये इसीलिए हमेशा बार बार बोला जा रहा है, सिंपली मोशन ना बोलकर क्या बोला जा रहा है, वो रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दो सरफेस के बीच के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, और यहाँ पे रिलेटिव सरफेस कौन सा होगा, रिलेटिव सरफेस एक हो गया ब्लॉक, सरफेस ऑफ ब्लॉक, और दूसरा हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना, या बोलेंगे बॉटम सरफेस ऑफ ब्लॉक या कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक, कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक, और एक हो गया सरफेस ऑफ ग्राउंड या सरफेस kept on the block। देखिए थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज देख लीजिएगा, इसका कहने का मतलब हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं ना कि ये सरफेस जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो ये दोनों सरफेस को ही हम लोग बोलेंगे रिलेटिव सरफेस, और यही दोनों सरफेस ये या तो ये मोशन करेगा या तो ये मोशन करेगा। ये तो मान लीजिए सपोज कि फिक्स कर रहा है तो ब्लॉक मोशन करेगा, यानी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक वाला सरफेस क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो यहीं पे आपको क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा उस मोशन के अपोजिट में। फ्रिक्शन का एक ही मतलब मोशन को अपोज करता है, मोशन के अपोज करता है, मतलब फ्रिक्शन का मतलब ही होता है रोकना, और अप्लाइड फोर्स का मतलब ही होता है चलाना, ठीक है ना। फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा अप्लाइड फोर्स तो बॉडी मूव करेगा, अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा अप्लाइड फोर्स तो बॉडी को रोक करके रख ले रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में हम लोग को चलेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ठीक है, अगले क्लास में आप लोग तब तक के लिए